सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 9 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पत्र पृष्ठ पे कई खबरें हैं मगर एक खबर आती है आंतरिक सुरक्षा को लेकर मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है। चिंता की बात है भारत के लिए। संपादकीय हैं नाहक सजा, फिर तरक्की का पुल और अंत में सरपट विकास की राह में रोड़े। नाहक सज़ा एक बहुत ही चिंता वाली बात इस संपादकीय में हमारे सामने आती है कि एक व्यक्ति को जेल हो जाती है हत्या के आरोप में। जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल होती है, बाद में पता लगता है कि वो जीवित है। तो यहाँ पे पूरा सवाल और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। किसी आपराधिक मामले की जांच को लेकर हर स्तर पर पुष्टि और असावधानी के साथ मामले का विश्लेषण ना किया जाए तो उसके नतीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सवाल है कि घटना की छानबीन या पड़ताल के क्रम में क्या कोई ऐसा तरीका अपनाया गया या गवाहों के दावे की जांच में कोई कोताही बरती गई, इसकी वजह से नाहक ही किसी को 3 वर्ष जेल में काटना पड़ा। ऐसा लगता है कि हत्या ऐसे जघन्य अपराध के मामले में जांच के क्रम में जिस अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत होती है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। इस घटना में एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि जो शव ट्रेन की पटरियों के पास पाया गया था वह किसका था और उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाने के दावे में कई बार जैसी हड़बड़ी देखी जा रही है, उसमें इस तरह की लापरवाही सामान्य लगती है। ये छिपा नहीं है कि एक और सरकार अपराध और अपराधियों को ख़त्म करने का दावा कर रही है, दूसरी ओर आपराधिक घटनाएं बेलगाम बढ़ती दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की तरफ। तरक्की का पुल। सड़कें और रेल पटरियां किसी भी देश की विकास रेखा मानी जाती हैं। ये आधारभूत ढांचे का सबसे मजबूत पक्ष होते हैं। हम इन्हें ही बोलते हैं अवसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। यह देश द्रुतगामी मार्गों और रेल पटरियों के विकास तथा विस्तार पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि देखिए हाईवेज, पुल हैं, रेलवेज हैं, रेल पटरियां हैं, इन्हीं पे पूरा कारोबार, पूरा देश चलता है। पैसेंजर से लेके कमर्शियल फ्रेट चलती है, इससे ही अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमी चलती है, जीडीपी चलती है। जम्मू कश्मीर अभी तक देश के रेल संजाल से कटा हुआ था। इस पुल के चालू हो जाने के बाद वह भी देश की मुख्यधारा रेल यातायात से जुड़ गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, आईफिल टावर से भी ऊंचा। इसे बनाने निसंदेह बड़ी चुनौती थी। जिस इलाके में इसे बनाया गया है वह भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ हर समय भूकंप का खतरा बना रहता है। फिर ऊंचाई अधिक होने के कारण इस पर पड़ने वाले वायुदाब और मौसम के प्रकोप से बचाव के उपाय करना भी कठिन था। मगर काबिल अभियंताओं ने इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया और एक मिसाल के रूप में इसे खड़ा कर दिया। बिल्कुल बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल कहेंगे इसे हम। इसे बनाने में लंबा समय लगा गया। इस दौरान कई तरह की अड़चनों का भी सामना करना पड़ा, मगर अब इसके बनकर तैयार हो जाने से अनेक कठिनाइयां दूर हो जाने की उम्मीद जगी है। हालांकि कश्मीर और लद्दाख सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में नई सुरंगें बन जाने सड़कों पर वाहनों की गति भी बढ़ गई है, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के जरिए आवागमन उस तरह कभी आसान और सुविधाजनक नहीं रहता जिस तरह रेल पटरियों से होता है। बिल्कुल देखिए रोडवेज तो ब्लॉकेज होती रहती है, कभी ना कभी लैंडस्लाइड की वजह से या बोल्डर वगैरह गिर जाने से, बारिश में कभी नॉर्मली भी हो जाती है भूस्खलन वगैरह। तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि जो रेल पटरियाँ बहुत ही सेफ़ रहती मानी जाती हैं। और जर्नी के हिसाब से भी रेल ट्रैवल कन्वीनिएंट होता है, आरामदायक होता है। इसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। चेनाब ब्रिज जो है आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्वल है और ये बेसिकली बहुत पुराना है। इसकी अगर हम इतिहास में जाएँ तो ये कई सालों से बनाया जा रहा था, अब जाके पूरा हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला संपादकीय है सरपट विकास की राह में रोड़े। सुरेश सेठ साहब कहते हैं भारत की आर्थिक तरक्की की दुनिया भर में चर्चा है। ये दुनिया में पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। 2 वर्ष में यह तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पादन 30 लाख करोड़ डॉलर है और हम भी 47 में यही संकल्प सिद्ध करने की योजना बना रहे हैं।
इस समय संकल्प से सिद्धि की ओर एक महायात्रा भी चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पिछले 11 वर्ष में हमने अभूतपूर्व तरक्की की है और 11वें पायदान में हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गए। मगर कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है। बिल्कुल, सितारों से आगे जहां और भी है और देश के लिए बहुत ही आगे रास्ते हैं, अच्छी राहें हैं। तो भारत का लक्ष्य है और उसका संकल्प है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना। फिलहाल तो ये स्पष्ट है कि हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। कोई दो मत नहीं है कि हमारी श्रम शक्ति का कोई जवाब नहीं है। हमारा उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, जो चीन को भी छक्का सिखाता है। साथ ये भी हम डिजिटल ताकत, कृत्रिम मेधा, हम देखिए टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं कई चीज़ों को लेकर और इनोवेशन भी कर रहे हैं। एआई में हम देखिए खुद का एक चैटबॉट बनाने का प्रयास कर रहा है भारत, एआई मॉडल बनाने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में विश्व की आर्थिकी और भारत के नेतृत्व के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ भी अच्छी बात हमारे सामने आती है। दक्षिण एशिया में अगर कोई देश अपनी उपलब्धियों से सबको चौंका रहा है, तो वह भारत ही है। यहाँ तक कि समृद्ध देशों ने भी पर्यावरण, प्रदूषण और वैश्विक ताप से जूझने का सारा बोझ भारत के कंधे पर डाल दिया है। वह इसे निभाने के लिए तैयार है, लेकिन समृद्ध देश अपना वाजिब आर्थिक योगदान देने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए आज भारत ही नहीं, दुनिया भर की और का कृषि और व्यापार, पर्यावरण प्रदूषण एवं असाधारण मौसम की मार झेल रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में विश्व भर में सकल घरेलू उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया अर्थव्यवस्था व्यापार नीति झटकों को सहेगी और कृत्रिम मेधा से पैदा हो रही शक्ति से अधिक उसकी चुनौतियों पर चिंता करेगी। बदलते वक्त में हर राष्ट्र के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। भारत भी उनसे ही जूझ रहा है। विश्व आर्थिक मंच ही नहीं, रिजर्व बैंक को भी भरोसा है कि भारत 25 में 6.2% और 26 में 6.3% जीडीपी की रफ्तार से बढ़ सकता है। इसके मुकाबले में विश्व आर्थिक मंच कहता है कि चीन का पिछड़ा जाना संभव है। अर्थशास्त्री इस बात से भी पूरी तरह सहमत नहीं कि चीन इस साल 5% की अपनी जीडीपी दर के बराबर भी पहुंच सकेगा या नहीं। कृत्रिम मेधा की ताकत के नकारात्मक प्रभाव को चिंता अलग है। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि कृत्रिम मेधा गलत सूचना को प्रामाणिक सत्य के तौर पर पेश कर देगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता फैल सकती है। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं। अब देखिए यूएस इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा उठा था डीप फेक का। डीप फेक एआई से बनी ऐसी वीडियो होती है जो कि आपको हूबहू किसी व्यक्ति की ओरिजिनल लगेगी, वर्डिंग्स, और आपको लगेगा कि वीडियो एकदम ओरिजिनल है। तो एआई का मिसयूज़ अगर होना शुरू हो गया, तो हम समाज में, कोई भी समाज में एक अनरेस्ट पैदा कर सकता है, एक ऐसा शांति का माहौल बना सकता है, जो आज की तारीख में डिजिटल सोशल मीडिया में इतना वायरल भी हो जाए, तो लोग को लगे कि हाँ, वो सच है। भारत अभी बेहतर स्थिति में है जहाँ तक महंगाई का संबंध है। हमने इसके नियंत्रण की घोषणा करते हुए अपनी मौद्रिक नीतियों को बदल दिया है। हम रेपो रेट घटाने लगे हैं, ऋण प्रक्रिया को उदार बना रहे हैं, लेकिन ये महंगाई नियंत्रण का दावा भी कहीं बालू की बात भी ना हो जाए, क्योंकि हमारे मूल्य सूचकांक खाद्य पदार्थों की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं, जबकि उन्हें पूंजी निवेश के सूचकांक पर आधारित होना चाहिए। यही तो चैलेंज है। ये सही है कि भारत ने अपने सार्वजनिक बजट में पूंजी निवेश को प्रमुखता दी है। वहीं सार्वजनिक निवेश में ना लाभ ना हानि के आदर्श सिद्धांत पर चलकर जन कल्याण का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें नेताओं का स्वार्थ संधान और भ्रष्टाचार की घुसपैठ उसे कमजोर बना देती है। अधूरी परियोजनाएं हमारे संकल्प सिद्धि के रास्ते अवरोध का विंध्याचल बनकर खड़ी हो जाती हैं। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ना केवल काम करने की प्रवृत्ति को बदलना होगा, बल्कि देश में राष्ट्रीयता और नैतिकता का पुनर्स्थापित करना होगा। आचार भद्रतावाद का अंध प्रसार नैतिकता की कब्रगाह बन रहा है। भारत के पास सद्विचारों को की जो पृष्ठभूमि है, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाए। इसे स्किल इंडिया योजना के मुताबिक पुनः तैयार किया जाए। इस समय तो स्थिति ये है कि देश में स्किल इंडिया योजना शुरू की गई, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी उसे अछूती ही रह गई है। ये कि हमने जो तमाम चैलेंजेस आपको दिखाए अभी इस पूरे संपादकीय में, अंत में सॉल्यूशन क्या है कि हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। हमें आने वाली युवा पीढ़ी को वो स्किल सेट देना पड़ेगा कि वो इसको ढाल लें, इस चेंजिंग टाइम में अडेप्ट कर पाएँ और इन चैलेंजेस को देश मजबूती से तब निपट पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी G7 समिट होने वाली है, तो वो भी देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या बातें होती हैं उसमें,
युद्ध को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर देश साथ मिलकर क्या बातें करते हैं, ये देखने वाली बात रहने वाली है G7 में। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।